जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं ना, तो अक्सर एक सटीक नतीजे की उम्मीद होती है, मतलब एकदम इंजीनियरिंग की तरह। हाँ बिल्कुल, कुछ भी ग्रे नहीं होता। एग्जैक्टली हाथ की हड्डी टूट गई, एक्सरे में वो सफेद टेढ़ी लाइन दिखी और डॉक्टर बस इशारा करके कहता है भाई ये रही दिक्कत। या तो हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है, एकदम साफ। बिल्कुल, हमें चीजें ना एकदम दिखाई देना और स्पष्ट रूप से बंटी हुई होना बहुत पसंद है। लेकिन जब हम क्रिमिनल जस्टिस और खास तौर पर यौन अपराधों और कंसेंट यानी सहमति की कानूनी दुनिया में कदम रखते हैं, तो वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। एकदम सही कहा आपने, वहां कुछ भी इतना स्पष्ट नहीं होता। सही बात है। हम एक ऐसे डायग्नोस्टिक परिदृश्य को देख रहे होते हैं जो सच कहूं तो बहुत धुंधला है, और आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी धुंधली दुनिया को समझने वाले हैं। ये धुंधली दुनिया वाला नजरिया बहुत सटीक है, क्योंकि जब इंसान की भावनाएं, रिश्ते और कानून एक साथ टकराते हैं तो कोई भी एक्सरे मशीन असली तस्वीर नहीं दिखा सकती। बिल्कुल, और इसीलिए आज हम बॉलीवुड फिल्म सेक्शन 375 को अपना लेंस बना रहे हैं। लॉ स्टूडेंट्स के लिए और असल में इस विषय में दिलचस्पी रखने वाले सभी लोगों के लिए ये कहानी किसी मास्टर क्लास से कम नहीं है। हाँ, अदालती प्रक्रिया को समझने के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। हमारा मिशन आज यही डिकोड करना है कि अदालत के बंद दरवाजों के पीछे सबूतों को पेश करने की चुनौतियां क्या होती हैं और सहमति की कानूनी पेचीदगियां असल में कैसे काम करती हैं। कहानी का ढांचा कुछ ऐसा है। एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर रोहन खुराना पर उनकी असिस्टेंट अंजलि डांगले ने रेप का आरोप लगाया है। अभियोजन यानी प्रोसिक्यूशन की वकील हीरल गांधी इसे न्याय की लड़ाई मानती हैं। और दूसरी तरफ बचाव पक्ष है। हाँ, दूसरी तरफ डिफेंस के सीनियर वकील तरुण सलूजा हैं, जिनका मानना है कि कानून एक तथ्य है और न्याय एक अमूर्त विचार है, यानी लॉ इज अ फैक्ट, जस्टिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट। इस कहानी में जो तनाव है ना, वो असल जीवन की अदालतों का रोजमर्रा का सच है। ये कोई फिल्मी ड्रामा भर नहीं है। बिल्कुल। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले ये साफ कर देना बहुत जरूरी है कि हमारा मकसद यहाँ जेंडर पॉलिटिक्स या किसी पक्ष को सही या गलत ठहराना नहीं है। ये स्पष्टता बहुत आवश्यक है। हम स्रोतों में मौजूद किसी भी राजनीतिक या लैंगिक पक्षपाती विचार का समर्थन नहीं कर रहे हैं कि कानून महिलाओं की तरफ झुका है या पुरुषों की तरफ। सही बात है। हम विशुद्ध रूप से कानूनी मशीनरी, अदालती प्रक्रियाओं और फिल्म में दिखाए गए तर्कों का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण कर रहे हैं, ताकि ये समझ सकें कि सिस्टम असल में कैसे काम करता है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, कानून भावना से नहीं बल्कि तय प्रक्रियाओं से चलता है। और जब हम प्रक्रिया की बात करते हैं तो किसी भी अपराध के आरोप के तुरंत बाद सबसे पहली और सबसे क्रिटिकल स्टेज होती है शुरुआती जांच। कोर्टरूम का ड्रामा तो बहुत बाद में आता है ना? एग्जैक्टली। असल में कोई भी केस उसी दिन मजबूत या कमजोर हो जाता है जिस दिन सबूतों को पहली बार छुआ जाता है। ठीक है, इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि फिल्म में शुरुआती जांच की खामियों को बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। हाँ, वो मेडिकल एग्जामिनेशन वाला सीन। बिल्कुल, एक सीन है जहां अंजलि का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। वहां कोई महिला डॉक्टर मौजूद नहीं है। एक पुरुष डॉक्टर अंजलि की जांच करता है और बेहद असहज व्यक्तिगत सवाल पूछता है, जो कि पूरी तरह से प्रोटोकॉल के खिलाफ है। और इसके बाद पुलिस एक बहुत बड़ी चूक करती है। आरोपी के जो बायोलॉजिकल सैंपल्स लिए जाते हैं, उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजने में पूरे 24 घंटे की देरी कर दी जाती है। और अदालत में यही वो नब्ज है जिससे डिफेंस वकील तरुण सलूजा पकड़ लेते हैं। हाँ, वो कोर्ट में ये साबित करते हैं कि सबूतों की चेन ऑफ कस्टडी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। अब लॉ स्टूडेंट्स के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि चेन ऑफ कस्टडी टूटने का असली मतलब क्या होता है। ये सिर्फ कोई भारी भरकम तकनीकी शब्द नहीं है। मैंने हमेशा इसे ऐसे देखा है कि मान लीजिए एक बहुत ही जटिल पहेली एक जिगजॉ पजल है। पुलिस का काम उन टुकड़ों को जोड़ना है। सही एनालॉजी है। लेकिन 24 घंटे की देरी का मतलब है कि किसी ने उन टुकड़ों को भारी बारिश में खुला छोड़ दिया। अब उन टुकड़ों का रंग धुल चुका है, किनारे गल चुके हैं। तो क्या असल जीवन में भी शुरुआती जांच की एक छोटी सी प्रशासनिक देरी पूरे के पूरे केस को पलट सकती है? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि आपराधिक न्याय प्रणाली में प्रक्रिया ही सबसे बड़ा रक्षा कवच होती है। मतलब प्रोसीजर ही सब कुछ है। बिल्कुल। जब 24 घंटे तक बायोलॉजिकल सैंपल्स को बिना सही तापमान या कस्टडी के रखा जाता है तो वैज्ञानिक रूप से डीएनए डिग्रेड होने लगता है। उसमें भारी संदूषण यानी कंटामिनेशन का खतरा पैदा हो जाता है।
ओ, तो सबूत ही दूषित हो गया। हाँ, और अगर चेन ऑफ कस्टडी का दस्तावेजीकरण टूट गया तो डिफेंस ये तर्क दे सकता है कि सबूतों के साथ रास्ते में छेड़छाड़ हुई है या उन्हें बदला गया है। और कानून को बस एक डाउट चाहिए। एकदम सही। कानून संभावनाओं पर संदेह करता है। एक बेहतरीन से बेहतरीन तर्क भी एक खराब जांच को अदालत में नहीं बचा सकता। मतलब अगर पुलिस की एक गलती से सबूत पर शक पैदा हो गया तो वो सबूत कोर्ट में किसी काम का नहीं रहता। यही वजह है कि कानूनों को समय के साथ बदलना पड़ता है। जैसे अगर हम नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे BNSS कहा जाता है, उसके सेक्शन 176 पर गौर करें। उसमें क्या बदलाव हुआ है? उसमें अब 7 साल से ज्यादा सजा वाले गंभीर मामलों में क्राइम सीन पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का जाना और वीडियोग्राफी करना अनिवार्य कर दिया गया है। वाकई ये तो बहुत जरूरी था। हाँ, ये सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है। ये इसी चेन ऑफ कस्टडी को सुरक्षित करने का एक वैज्ञानिक तरीका है, ताकि पुलिस की लापरवाही से केस खराब ना हो। ये बहुत बड़ा बदलाव है। तो चलिए मान लेते हैं कि पुलिस ने अपना काम कर दिया और मामला अदालत में पहुंच गया। अब अदालत के अंदर सबसे बड़ी कानूनी चुनौती सामने खड़ी होती है, जिसे हम सबूत का बोझ या बर्डन ऑफ प्रूफ कहते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम या इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 114A एक बहुत ही दिलचस्प स्थिति पैदा करता है। ये क्रिमिनल लॉ का एक टर्निंग पॉइंट है। ये कहता है कि अगर यौन संबंध साबित हो जाता है और महिला अदालत में गवाही देती है कि उसकी सहमति नहीं थी, तो अदालत कानूनी तौर पर यह मानकर चलेगी कि सहमति नहीं थी। अदालत इस बात को प्रिज्यूम करेगी, जिसे कानूनी भाषा में प्रिजम्पशन ऑफ एब्सेंस ऑफ कंसेंट कहते हैं। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा उलझ रही हूँ। बताइए। अगर हम क्रिमिनल लॉ के सबसे बुनियादी उसूल की बात करें, जो हमने फिल्मों में भी खूब सुना है, जब तक दोष साबित ना हो तब तक निर्दोष, या इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। बिल्कुल। इसका मतलब तो यह है कि अभियोजन पक्ष को अपराध साबित करना होता है। लेकिन क्या इस विशेष कानून में ये नियम पूरी तरह से उल्टा नहीं हो जाता? अब खुद को निर्दोष साबित करने का पूरा बोझ आरोपी पर आ गया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, और इसके पीछे का कानूनी और मनोवैज्ञानिक कारण समझना जरूरी है। ये कानून रातों रात अचानक नहीं बन गया। तो इसका बैकग्राउंड क्या है? इसका एक गहरा ऐतिहासिक संदर्भ है। यौन अपराध अक्सर बंद दरवाजों के पीछे होते हैं। वहां कोई CCTV कैमरा नहीं होता, कोई चश्मदीद गवाह नहीं होता। हाँ, सिर्फ 2 लोग होते हैं। बिल्कुल। और पहले के समय में पीड़ितों के लिए यह साबित करना लगभग असंभव हो जाता था कि उनकी सहमति नहीं थी, खासकर अगर उनके शरीर पर संघर्ष या चोट के निशान ना हो। अच्छा, इसलिए कानून में ये बदलाव किया गया ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके। हाँ, यानी अदालत ये मानती है कि अगर पीड़िता कह रही है कि सहमति नहीं थी, तो वो सच कह रही है, और अब आरोपी को साबित करना होगा कि वो झूठ बोल रही है। यही वो मोड़ है जहां कानून एक दो-धारी तलवार बन जाता है। फिल्म सेक्शन 375 का सबसे मजबूत पहलू यह है कि वो इस सुरक्षात्मक कानून के संभावित दुरुपयोग की तरफ ध्यान खींचती है। क्योंकि अब सारा बर्डन डिफेंस पर है। बिल्कुल। जब पूरा बोझ आरोपी पर आ जाता है तो उसे एक नेगेटिव को साबित करना होता है कि उसने अपराध नहीं किया, जो कि बहुत मुश्किल है। हाँ, कुछ ऐसा जो हुआ ही नहीं, उसे साबित कैसे करे? फिल्म में डिफेंस वकील तरुण सलूजा का एक बहुत ही तीखा और विचारोत्तेजक तर्क है। वो कहते हैं कि झूठे रेप विक्टिम्स असली रेप विक्टिम्स के ताबूत में आखिरी कील की तरह हैं। उफ, ये डायलॉग असल में बहुत गहरा है ना? इसका मतलब है कि अगर इस कानून का इस्तेमाल एक हथियार की तरह किया गया तो उन मामलों से भी भरोसा उठ जाएगा जहां वाकई अन्याय हुआ है। और ये बात कानूनी तंत्र में काम करने वाले हर व्यक्ति को डराती है, क्योंकि जब सिस्टम एक तरफ ज्यादा झुकता है तो निर्दोष के फंसने का खतरा बढ़ जाता है। तो अब चूंकि सारा बोझ आरोपी पर है कि वो कंसेंट या सहमति साबित करे, हमें ये समझना होगा कि कानून की नजर में सहमति है क्या। बहुत सही पॉइंट है। यहाँ पर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि ना का मतलब ना होता है, लेकिन भारतीय न्याय संहिता BNS के सेक्शन 63, जो पहले IPC का सेक्शन 375 था, उसमें 2 शब्दों के बीच एक बहुत ही बारीक और गहरा अंतर रखा गया है। हाँ, इच्छा के विरुद्ध और सहमति के बिना। बिल्कुल, अगेंस्ट हर विल और विदाउट हर कंसेंट। इन दोनों शब्दों के बीच का अंतर ही पूरा क्रिमिनल लॉ है। इच्छा के विरुद्ध का मतलब है कि वहां कोई सक्रिय शारीरिक या मौखिक विरोध था, मतलब जहां कोई साफ तौर पे लड़ रहा हो या मना कर रहा हो। हाँ, लेकिन सहमति के बिना का दायरा बहुत व्यापक है। कोई व्यक्ति डर के मारे सुन हो सकता है, ब्लैकमेल हो सकता है या दबाव में हो सकता है। इसीलिए कानून स्पष्ट करता है कि चुप्पी या खामोशी का मतलब सहमति नहीं है।
इसके एक्सप्लेनेशन 2 में साफ लिखा है कि अगर महिला शारीरिक रूप से विरोध नहीं करती तो सिर्फ इस कारण से ये नहीं माना जा सकता कि उसकी सहमति थी। और इसी में एक और परत जुड़ती है जिसे तथ्य की गलतफहमी या मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट कहा जाता है, जो सेक्शन 90 के तहत आता है। ये क्या होता है? इसका मतलब है कि अगर किसी ने शादी का झूठा वादा किया है या अपनी पहचान छिपाई है या कोई भी धोखा देकर सहमति ली है तो वो सहमति कानून के नज़र में शून्य है, वो रेप की श्रेणी में ही आएगा। अच्छा, एक सेकंड, मैं इस बिंदु पर थोड़ा और गहराई में जाना चाहती हूँ। बताइए। अगर कोई दो लोग पहले से एक रजामंदी वाले रिश्ते में है, मतलब एक कंसेंशुअल रिलेशनशिप चल रहा है, तो कानून ये कैसे तय करता है कि कब वो आपसी रिश्ता एक अपराध में बदल गया? ये लकीर कैसे खींची जाती है? क्या सहमति को किसी रिश्ते के बीच में अचानक वापस लिया जा सकता है? इस मामले में कानून बेहद सख्त और स्पष्ट है। पिछला रिश्ता होने का मतलब भविष्य के लिए स्थायी सहमति या परपेचुअल कंसेंट का लाइसेंस मिलना नहीं है। मतलब कोई लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन नहीं है? बिल्कुल नहीं। सहमति कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जो एक बार साइन हो गया तो जीवन भर चलेगा। ये एक पल दर पल की स्थिति है। सहमति किसी भी क्षण वापस ली जा सकती है और जिस क्षण वो वापस ली गई उसके बाद किया गया कोई भी यौन कृत्य अपराध माना जाएगा। लेकिन फिल्म में जो जटिलता दिखाई गई है वो कुछ अलग है। वहां तरुण सलूजा ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये मामला जबरदस्ती का नहीं बल्कि बदले यानी रिवेंज का था। हाँ, उनका पूरा केस इसी पे टिका है। उनका तर्क ये होता है कि जब महिला को लगा कि उसका करियर आगे नहीं बढ़ेगा तो उसने अपनी उसी पिछली सहमति को पूर्वव्यापी प्रभाव से यानी रेट्रोएक्टिवली अपराध का रूप दे दिया। और ये साबित करना किसी भी वकील के लिए सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि भाई आप एक इंसान के दिमाग के अंदर नहीं झांक सकते कि उस विशेष क्षण में उसकी मंशा क्या थी। और यहीं पर अदालत का कमरा एक असली जंग का मैदान बन जाता है। और इस जंग का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक हथियार होता है गवाहों से जिरह, जिसे हम क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। अदालत की सबसे क्रिटिकल प्रक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के कई पुराने फैसलों में यह स्थापित किया गया है कि एक पीड़िता की स्टर्लिंग क्वालिटी की गवाही ही आरोपी को सजा दिलाने के लिए काफी है, जिसे सोल टेस्टिमनी ऑफ द प्रोसिक्यूट्रिक्स कहते हैं। अगर गवाही स्टर्लिंग क्वालिटी की है तो किसी और फोरेंसिक सबूत की भी जरूरत नहीं है। अब ये स्टर्लिंग क्वालिटी क्या होती है? क्या इसका मतलब ये है कि गवाह को घटना के हर सेकंड की एकदम बेदाग और रोबोटिक याद होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, बल्कि अगर गवाही बहुत ज्यादा रटी रटाई या टू परफेक्ट लगती है तो अदालत को शक होता है कि इसे सिखाया पढ़ाया गया है। अच्छा, मतलब उसमें एक नेचुरलनेस होनी चाहिए। हाँ, स्टर्लिंग क्वालिटी का मतलब है कि गवाही का जो मुख्य ढांचा है वो भरोसेमंद होना चाहिए और उसमें कोई बड़ा अंतर्विरोध नहीं होना चाहिए। ट्रॉमा या सदमे की वजह से छोटी मोटी बातों का भूलना स्वाभाविक माना जाता है। लेकिन डिफेंस वकील को इसी गवाही को तोड़ना होता है और उनके सामने एक बहुत बड़ी कानूनी दीवार खड़ी होती है जिसे रेप शील्ड लॉ कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है। साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 146 साफ कहता है कि बचाव पक्ष का वकील जिरह के दौरान पीड़िता के सामान्य नैतिक चरित्र या उसके पिछले यौन संबंधों पर सवाल नहीं उठा सकता। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि दशकों पहले वकील अदालत में पीड़िता के चरित्र हनन के जरिए जूरी या जज को भटका देते थे। हाँ, असली मुद्दे से ध्यान हटा देते थे। बिल्कुल, उस प्रथा को खत्म करने के लिए ही ये शील्ड लॉ लाया गया था। यह सुनिश्चित करता है कि एक इंसान का अतीत उसके वर्तमान में सहमति देने या न देने के अधिकार को खत्म नहीं कर सकता। तो अब डिफेंस वकील की स्थिति देखिए। मैं इसे एक बम डिफ्यूज करने वाले एक्सपर्ट की तरह देखती हूँ। बहुत ही नाजुक काम। आपको बहुत ही सावधानी से चिमटी लेकर तथ्यों के तारों को काटना है। घटना का समय, लोकेशन, परिस्थितियां, इन सब को काटना है। लेकिन अगर गलती से भी आपने पीड़िता के निजी चरित्र वाला तार छू लिया तो रेप शील्ड लॉ की वजह से वो केस आपके मुंह पर ही फट जाएगा। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ये सिर्फ कानूनी ज्ञान की परीक्षा नहीं है, यह एक वकील की सबसे बड़ी नैतिक दुविधा है। और फिल्म में तरुण सलूजा इसी का एक मास्टर क्लास देते हैं। वो अंजलि के चरित्र पर एक भी सवाल नहीं उठाते, वो सिर्फ तथ्यों की भौतिक संभावनाओं पर वार करते हैं। जैसे वो सीढ़ियों से उतरने के समय को लेकर गणितीय सवाल उठाते हैं। एकदम सही। और वो खाली पेन ड्राइव वाला घटनाक्रम, वो तो क्रॉस एग्जामिनेशन की सबसे दिलचस्प रणनीतियों में से एक है। हाँ, वो सीन जहां वो कोर्ट में एक पेन ड्राइव दिखाते हैं और ऐसा जताते हैं कि उनके पास घटना का पूरा वीडियो मौजूद है और अंजलि घबराकर उसे चलाने से रोकती है। बाद में पता चलता है कि पेन ड्राइव तो खाली थी। जजों ने इस ड्रामे के लिए सलूजा का लाइसेंस तक सस्पेंड कर दिया था, लेकिन उसने अपना काम कर दिया था। बिल्कुल,
उसने गवाह की विश्वसनीयता में एक दरार पैदा कर दी थी। यह दृश्य दिखाता है कि हम न्याय के व्यापार में नहीं, कानून के व्यापार में हैं। एक वकील का प्राथमिक काम अपने मुवक्किल का बचाव करना और कानूनी प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करना है। वो अदालत में भावनाओं या किसी महान दार्शनिक न्याय को स्थापित करने नहीं बैठा है। एकदम सही। तो इन सब का असल मतलब क्या है? मतलब हम घंटों बैठकर सबूत के बोझ, जिरह और चेन ऑफ कस्टडी पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन फिल्म एक और बहुत कड़वी सच्चाई की तरफ इशारा करती है। वो क्या? जब कोर्ट रूम में बेहतरीन जिरह हो जाती है, सबूतों की कमियां उजागर हो जाती हैं, तब अदालत के कमरे के बाहर की दुनिया फैसले को कैसे प्रभावित करती है। आप मीडिया ट्रायल की बात कर रही हैं? हाँ, फिल्म में हम देखते हैं कि #हैंग द रेपिस्ट ट्रेंड कर रहा है। सड़कों पर भीड़ है, तरुण सलोजा पर स्याही फेंकी जाती है, जनता का भारी आक्रोश है। वो प्रेशर बहुत रियल होता है। और हाईकोर्ट के जज तरुण के कानूनी तर्कों की सच्चाई को समझते हैं। उन्हें पता है कि सबूतों में झोल है और ये मामला करियर के बदले का हो सकता है। लेकिन फिर भी जनभावनाओं के भारी दबाव और अपने खुद के करियर को बचाने के लिए वे सेशन कोर्ट की 10 साल की सजा को बरकरार रखते हैं। क्या असल जीवन में भी ऐसा होता है? क्या ट्विटर ट्रेंड्स और सड़कों का गुस्सा कानून की किताबों पर भारी पड़ सकता है? भाई, ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का सबसे अंधकारमय कोना है। देखिए, जज कोई मशीन नहीं होते, वे भी उसी समाज का हिस्सा होते हैं। इंसान ही है आखिर। मीडिया के भारी प्रभाव से जजों और वकीलों पर जो मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता है, उसे मापना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। जब सोशल अनार्की यानी सामाजिक अराजकता का डर पैदा होता है कि अगर हमने फैसला दिया तो सड़कों पर दंगे हो जाएंगे या मीडिया हमें भ्रष्ट घोषित कर देगा, तो वो सीधे रूल ऑफ लॉ को चुनौती देता है। यानी फैसले कानून की किताब से कम और प्राइम टाइम डिबेट से ज्यादा प्रेरित होने लगते हैं। और ये लॉ स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। अदालतें किसी वैक्यूम या निर्वात में काम नहीं करती। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अक्सर भारी शोर से प्रभावित होती है। और फिल्म के एकदम अंत में जो होता है वो उन सभी दर्शकों के लिए एक बड़ा झटका है जो सिर्फ भावनाओं के आधार पर न्याय की उम्मीद कर रहे थे। हाँ, वो कन्फेशन। अंजलि अंततः हीरल गांधी के सामने ये कबूल करती है कि तरुण की सारी बातें सच थीं। उसने वास्तव में बदला लेने के लिए ही ये पूरी कहानी रची थी। और यह निष्कर्ष श्रोताओं को ये सोचने पर मजबूर करता है कि कानूनी तथ्य और अमूर्त न्याय के बीच एक बहुत गहरी और खतरनाक खाई हो सकती है। अदालत में जो सच है, हो सकता है वो कभी साबित ही ना हो पाए, और जो झूठ बेहतरीन तरीके से साबित कर दिया गया, अदालत के लिए वही एकमात्र सच है। यही कारण है कि सिस्टम को लगातार सुधारने की जरूरत होती है। जैसे हम बार बार नए BNSS कानूनों का जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल। इन नए कानूनों में एक प्रावधान है सेक्शन 183। इसके तहत अब यह अनिवार्य कर दिया गया है कि पीड़ितों के बयानों की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल कदम है। इसका मकसद यही है कि जो गवाहियों में हेरफेर होती है उसे रोका जा सके। हाँ, ये बहुत मदद करेगा। जब बयान दर्ज करते समय वीडियोग्राफी होगी तो अदालत सालों बाद भी गवाह के हाव भाव, उसकी घबराहट या उसके आत्मविश्वास को सीधे स्क्रीन पर देख सकेगी। इससे दबाव में दी गई गवाही और एक स्वतंत्र गवाही के बीच का अंतर पहचानना आसान हो जाएगा। तो इस पूरी चर्चा ने हमें ये तो बता दिया कि न्याय प्रणाली असल में कितनी जटिल है। वकीलों के दांव-पेच, सबूतों की अहमियत और जजों पर बाहरी दबाव, ये सब मिलकर एक ऐसा कॉकटेल बनाते हैं जहां सच्चा न्याय पाना लगभग एक चमत्कार जैसा लगता है। एकदम सही। लेकिन इस गहरी चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा सवाल छोड़ना चाहती हूँ जिस पर हमने अभी तक बात नहीं की है, लेकिन जो शायद भविष्य का सबसे बड़ा सवाल है। अच्छा, वो क्या है? हमने देखा कि कैसे जज इंसानी दबाव, मीडिया ट्रायल और जनभावनाओं में आकर फैसला बदल सकते हैं। हमारा एकदम नियमों से चलने वाला बाय द बुक कानूनी ढांचा भी चालाक इंसानों द्वारा मैनिपुलेट किया जा सकता है। ये तो हमने चर्चा की। तो क्या भविष्य के सच्चे और निष्पक्ष न्याय के लिए हमें भावना रहित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI जजों की जरूरत पड़ेगी? ओह, ये तो बहुत बड़ा विचार है। सोचिए, एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो ट्विटर ट्रेंड्स नहीं पढ़ता, जिसे अपनी नौकरी जाने का डर नहीं है, जो सड़कों पर हो रहे प्रदर्शनों से नहीं घबराता, जो सिर्फ और सिर्फ फॉरेंसिक रिपोर्ट और गवाहियों के पैटर्न को पढ़ेगा और एक गणितीय सटीकता के साथ फैसला सुनाएगा।
सुनने में तो ये एकदम परफेक्ट लगता है, लेकिन क्या न्याय के लिए मानवीय संवेदनाओं का होना इतना जरूरी है कि एक एआई जज कानून को और भी ज्यादा अंधा और क्रूर बना देगा? क्या हम कभी उस सिस्टम से पूरी तरह बायस निकाल पाएंगे, या फिर जो इंसान उस एआई को कोड करेगा वो अनजाने में अपने ही पूर्वाग्रह उस मशीन में डाल देगा? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो पूरी लीगल कम्युनिटी को सोचने पर मजबूर कर देगा। श्रोताओं के लिए भी ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगली गहरी चर्चा तक बस खोजते रहिए और सीखते रहिए।